हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम पेपर लीक की सीरीज में लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर को करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट ये होगा कि भाई हम राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, क्या हम ये लेक्चर को देख सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप किसी भी इंडिया की स्टेट से हो, किसी भी कॉलेज से हो, अगर आप नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप इस लेक्चर को पूरी तरीके से देख सकते हो। कोई घबराने वाली, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका जो आईएनसी का सिलेबस है पूरे इंडिया में एग्जैक्टली सेम वही है जो आपके यहाँ है, यूपी में है, बिहार में, हर जगह है। ठीक है, सिलेबस सेम है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर के लिए, चाहे अभी के लिए और चाहे फ्यूचर के लिए, सारी की सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और जो हम पेपर करा रहे होते हैं, इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। आपका ज़्यादा देर ना लेते हुए हम चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं क्लियर बता दूं आपको, आपका जो पेपर है अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी का है, जो कि 75 मार्क्स का आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज के द्वारा इशू किया जाता है। एंड 3 घंटे का पेपर होता है, और हम हमारी पेपर लीक की सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के लिए एक्सपेक्टेड है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी की जनरल इंस्ट्रक्शंस आप सभी को ऑलरेडी पता होते हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सेक्शन ए यानी कि अप्लाइड सोशियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। पेपर कोड आपका अलग अलग हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को देखा है तो आप मेरे पढ़ाने का, मेरे बताने का तरीका जानते होंगे और कुछ चीज़ें भी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो लेक्चर 1 को ज़रूर देखना। लेक्चर 1 में हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पेपर लीक सीरीज का लेक्चर नंबर 1 था उसे कवर किया था। उसी प्रकार से हमने सोशियोलॉजी का किया, इसके बाद हम फिर से एनाटॉमी का करेंगे, फिर से सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का करने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम का जो पेपर है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा सा। चलिए, आपको मैं बता दूं कि इस पेपर में आपके एमसीक्यू शॉर्ट हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो होता क्या है, बच्चों के पास क्वेश्चंस की शॉर्टेज हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है और एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ऐसे केसेस में बच्चों को नीड होती है कि आप उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाए, हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, लगभग 10 साल के क्वेश्चंस मिल जाए, एमसीक्यू मिल जाए। तो मैंने एक कंप्लीट पैकेज बनाया है जिसका नाम है जीरो टू हीरो बैच है। ठीक है, इस बैच में आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी मात्र 99 रुपीज़ में। करना क्या है, आपको नर्सिंग गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जिसमें डिटेल में समझाया गया है कि कैसे आपको ये चीज़ करनी है। चलिए, हम आपको पता होगा कि भाई पेपर को आसानी से और इजी तरीके से सॉल्व करना है, तो कैसे करना है उस टॉपिक पे भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर पेपर को बहुत ही आसान तरीके से करना है, बहुत ही कम समय में करना है, तो आपको शुरुआत वहां से करनी चाहिए जहां से आपको आता है, और इजी क्वेश्चन से करनी चाहिए, ताकि आप समय रहते अपने पूरे पेपर को कर सको। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था जिसने मुझे कहा था कि सर, अगर हम बड़े क्वेश्चन को करें तो क्या होगा, छोटे क्वेश्चन को करें तो क्या होगा। भाई, छोटे क्वेश्चन को अगर आप पहले करोगे तो आप ज्यादा नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन क्वेश्चंस आप करोगे उनमें नंबर मिलने के जो चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएंगे। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि कहता है कि फैमिली इज दैट, यानी कि जो परिवार है वो क्या है। क्या वो एक पॉलिटिकल ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप है, या इकोनॉमिक ग्रुप है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, जो फैमिली होती है वो निशिप ग्रुप है। क्या है? निशिप ग्रुप होती है। लेकिन अगर फैमिलीज की बात की जाए तो फैमिली यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स की, डिफरेंट डिफरेंट घरों की फैमिली को हम फैमिलीज बोलते हैं, और अपने पर्सनल के घर को हम फैमिली बोलते हैं। फैमिली और फैमिलीज दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जो फैमिलीज होती हैं वो पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक हो सकती हैं, लेकिन जो फैमिली होती है वो निशिप ग्रुप की होती है। किसकी ग्रुप की होती है? निशिप ग्रुप की होती है। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सोगामी मीन्स। एक्सोगामी का मतलब होता है मैरिज आउटसाइड वंस ओन ग्रुप, यानी कि अपने ग्रुप से बाहर शादी करना। क्या? अपने ही ग्रुप के लोगों से बाहर के ग्रुप में शादी करना। एक होता है ऑटोगैमी, यानी कि अपने ही परिवार में शादी करना। ठीक है, एंड एक होता है जीनोगैमी। जीनोगैमी में आप फिर एक आउटसाइडर की तरफ चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, आउटसाइडर मैरिज हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है
कि द टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, एक बार क्लियर बता दूं, थोड़ा सा सोशियोलॉजी में मेरा पोर्शन वीक है क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। आपको पता है कि साइंस में हर व्यक्ति को सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी पढ़ने को नहीं मिलती है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट क्वेश्चंस वही आएंगे जो एग्जाम में मैं कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, यानी कि जो सोशियोलॉजी शब्द है वह किसके द्वारा दिया गया था? तो अगस्टे कॉमेट ने दिया था। किसने? अगस्टे कॉमेट ने जो सोशियोलॉजी का टर्म है वो क्वाइन किया था। क्वाइन यानी कि उसका शब्द का मतलब बताया था, उन्होंने उसका आविष्कार किया था उस शब्द का। अगला जो क्वेश्चन है, कल्चरल लैग थ्योरी वाज गिवन बाय। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, इन्हें समझने की तो नीड है नहीं है, बट आपको रटना है। कल्चरल थ्योरी थी ओगबर्न ने दी थी। ओगबर्न ने, किसने दी थी? ओगबर्न ने दी थी। तो इसमें आपको रटना ही पड़ेगा नाम। अब क्वेश्चन है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप, यानी कि इनमें से सेकेंडरी ग्रुप किसका एग्जाम्पल है? क्या वो फैमिली है, नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं एंड प्ले ग्रुप है? तो भाई सेकेंडरी ग्रुप का एग्जाम्पल फ्रेंड्स हैं, लेकिन अब आपको प्राइमरी ग्रुप का भी एग्जाम्पल क्या होता है यह पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं। क्या? वो बढ़ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रिफर्स टू, यानी कि सामाजिक स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? मैं बताऊं, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि एक लेवल से किसी, चाहे अप से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आने की एक हॉरिजॉन्टली अगर हम लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसे स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोला गया है, तो समाज के स्तर पर जो कैटेगरीज हैं, चीजों की हायरार्कीज हैं, उनके अरेंजमेंट की बात की जाएगी। यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात की गई है, तो यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटीज की बात की जाएगी। हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी की, किसकी? हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी की बात की जाएगी। और हमने कंप्लीट यहाँ पे 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं सोशियोलॉजी के। एंड उसके बाद हम सबसे पहले करेंगे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, किसको करने वाले हैं? शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल ये सेक्शन 6 मार्क्स का होने वाला है। कितने? 6 मार्क्स का होने वाला है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सोशल मोबिलिटी क्या होती है? यानी कि कोई भी अगर समाज, कोई भी एक ग्रुप, पीपल्स का ग्रुप या फिर एक पॉपुलेशन का ग्रुप अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, चाहे वो अपनी विचारों को लेकर के, चाहे अपने लोकेशन को लेकर के, चाहे अपनी कैटल्स को लेकर के मूव करता है, तो भाई उस मोबिलिटी को अच्छी तरीके से डिफाइन करके आपको एग्जाम में लिखना है। अगला क्वेश्चन, कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कल्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आज के टाइम पे ये क्वेश्चन भी है और आपके एग्जाम के लिए भी है कि कोई एक कल्चर है, कोई एक रीति रिवाज है, कोई एक तरीका है, उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? चाहे आप हिंदू के कल्चर को फॉलो करते हैं, मुस्लिम के करते हैं, बुद्धिज्म के करते हैं, तो हर एक किसमें रिलीजन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर रिलीजन के कल्चर्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसी प्रकार से कुछ आपके भी कल्चर्स होंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, कि भाई मेरा कल्चर ये मुझे करने को नहीं कहता है या मुझे ये करने को कहा जाता है। तो उसी तरीके के जो सोशल करेक्टरिस्टिक्स हैं कल्चर के, सोशल के जो आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करना है। अगला का जो क्वेश्चन है कि रोल ऑफ नर्स इन सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन में एक नर्स की क्या भूमिका रहती है उसके बारे में बताना है। अब देखो हॉस्पिटैलिटी के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यही पे क्वेश्चन पूछा गया कि नर्स का क्या रोल होता है एक सामाजिक चेंज में, बदलाव में, सामाजिक बदलाव में। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन में रहता है। अब देखो, फंक्शंस ऑफ अ फैमिली, यानी कि परिवार का क्या काम होता है उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। डिफाइन करके फैमिली के फंक्शंस को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है। टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में लिखना है, जैसे हिंदू मैरिज होती है, मुस्लिम मैरिज होती है, और मैरिज एक्ट होते हैं जिसमें स्पेशल मैरिज एक्ट होते हैं जब किसी को इंटर रिलीजन मैरिज करनी होती है। तो जो टाइप्स ऑफ मैरिजेस होती हैं आपको यहाँ पर लिखनी है। एंड उसके बाद पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम इन सोसाइटी, पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है कास्ट सिस्टम का सोसाइटी के ऊपर, उसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। उसी प्रकार से इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला आपका जो भयंकर वाला क्वेश्चन होता है, तो ये भयंकर वाला जो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि डिफाइन सोशियोलॉजी, क्या डिफाइन सोशियोलॉजी, और इस सोशियोलॉजी की डेफिनेशन के साथ साथ आपसे कुछ और भी चीजें पूछेगा, जैसे कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग में सोशियोलॉजी का क्या काम है।
ठीक है। अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो लगभग आपको 3 से 4 पन्ने बेहतरीन तरीके से भरने होंगे, तब जाकर के कहीं आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। इसी क्रम में जब हम आगे देखेंगे फिजियोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है, तो साइकोलॉजी का जो आपका सेक्शन बी का पोर्शन रहेगा, सेम उसी प्रकार से जैसे हमने सोशियोलॉजी में किया था, सेम उसी प्रकार से आपको इसमें भी वही करना है। स्टार्टिंग अपनी कहाँ से करना है, एमसीक्यू से करना है। हम यहाँ पर भी स्टार्टिंग एमसीक्यू से करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि लर्निंग की जो क्लासिकल थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो इवान पैब्लो द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज, यानी कि हमारे अंदर जो सीखने की कला होती है उसे हम कैसे अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं, तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। अब कहा जाता है ना कि जिंदगी में कोई एक जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं किसी भी चीज का, चाहे वो सही हो गलत हो, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख होती है। ठीक है, जैसे हम, तो अब लर्निंग क्या है, सीखना। सीखना हम किससे सीखते हैं, एक्सपीरियंस से। अब यही बोला गया है कि जब हमें किसी चीज का एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस को ले करके हम उनमें कुछ मॉडिफाई करके अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे लर्निंग बोलते हैं। यानी कि जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है उसको मॉडिफाई करके आगे फ्यूचर के लिए हम उसे याद रखें, तो उसे हम लर्निंग बोलते हैं, सीखना बोलते हैं। साइको एनालिटिक थ्योरी किस चीज पर मेनली फोकस करती है, तो साइको एनालिटिक जो थ्योरी है वो अनकॉन्शियसनेस माइंड के बारे में मेनली क्या करती है, फोकस करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जो रिग्रेशन होता है वो किस प्रकार का क्या है, तो डिफेंस मैकेनिज्म है। एंड यहाँ पे जो पांचवा क्वेश्चन है, ये पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और शायद 2-3 सालों में एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आईक्यू ऑफ माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कितना होता है, तो 50 से 70 होता है। एंड अगर आपसे पूछा जाए आईक्यू ऑफ अ न्यू नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का आईक्यू कितना होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आईक्यू का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड फील व्हाट अनदर पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग इज कॉल्ड, यानी कि अगर आपके अंदर वो क्षमता है कि आप ये समझ सकें कि सामने वाला क्या व्यक्ति सोच रहा है, क्या वो करना चाहता है, तो ये टर्मिनोलॉजी है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम एम्पैथी बोलते हैं। एंड सिंपैथी इज अ समथिंग डिफरेंट थिंग। सिंपैथी में हमें किसी दूसरे की प्रॉब्लम को समझना और उसको एक्सेप्ट करना कि भाई हम भी आपके उस प्रॉब्लम में को समझ रहे हैं और हम भी समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही होगी, उसको हम सिंपैथी बोलते हैं। लेकिन एम्पैथी होता है, एक एबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है किसी व्यक्ति की कि सामने वाला क्या सोच रहा है उसको समझने की, और वो क्या करना चाहता है, उसको हम एम्पैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पैथी बोलते हैं। एंड लास्ट एमसीक्यू जो होगा वो कहता है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन प्लेज अ मेजर रोल इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि जो हमारे ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी बातों को सेव करके रखता है, जिससे आप कभी भूलते नहीं है, तो वो कौन सा पार्ट होता है, वो हिप्पोकैम्पस होता है बच्चों। क्या होता है, हिप्पोकैम्पस होता है। ये बायो का पार्ट है, बट यहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है बहुत इजीली। ठीक है, अब इसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को करने हैं। तो ये मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन वही मोटिवेशन जिसको आप यूट्यूब पे सर्च करके देखते हो, चाहे किसी भी मोटिवेशन यूट्यूबर को, उसी चीज को लिखना है। अब ये नहीं लिखना कि भाई यूट्यूब पे हम जाते हैं मोटिवेशन सर्च करते हैं और उसको देखते हैं, ऐसा नहीं। मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, मोटिवेशन से क्या होता है, हमारे अंदर मोटिवेशन होने से क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं तो उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, हम कौन होते हैं, हम एक मोटिवेटर होते हैं उस व्यक्ति के लिए। इस तरीके की चीजें डिफाइन करनी है। और एक व्यक्ति के मन में, एक व्यक्ति के एक सोसाइटी में मोटिवेशन का क्या रोल होता है, अगर आप एक नर्स हो तो मोटिवेशन आपके लिए क्या रोल निभाती है, उस चीज के बारे में लिखना। इल्यूजन लिखना है, डिफाइन कर